हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म पार्ट 3 है ये। तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो देखो ये ऑपोजिट होता है सेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, पावर एक हाथ में होती है, एक जगह में होती है। जैसे मुगल्स के टाइम पे आपने देखा था कि जो राजा होता था, बादशाह होता था, सुल्तान होता था, उसके हाथ में सारी पावर्स होती थी। धीरे धीरे लोगों में अकल आने लगी। ब्रिटिश टाइम पे भी क्या होता था, जब ब्रिटिश लोग आए थे ना, तो वो सारी चीज को सेंट्रलाइज्ड कर रहे थे। आपको पता है तीन मुख्य प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तो इन लोगों ने क्या किया था सेंट्रलाइजेशन के लिए कि मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे उनकी सारी पावर को किसके हाथ में दे दिया था, बंगाल के। तो ये हो गया था सेंट्रलाइजेशन, मतलब किसी एक बंदे को या इंस्टीट्यूशन को सारी पावर्स दे देना। लेकिन ये चीज कभी भी ठीक नहीं रहती है और इसी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा, पावर्स को बांटने लग गए। अभी तक हमने ये देखा था कि जो फेडरल गवर्नमेंट्स होती हैं उसमें दो या दो से ज्यादा टीयर्स होते हैं सरकार के, ठीक है। और अब तक हमने दो टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट को समझा। एक होती है सेंट्रल लेवल पर और दूसरी होती है स्टेट लेवल पर, ठीक है। बट एक बहुत बड़ी कंट्री जो कि इंडिया जैसी एक कंट्री है, अगर इसको चलाना है तो केवल दो टीयर्स से काम नहीं चलेगा। इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं वो काफी बड़ी हैं। इवन इतनी बड़ी है कि हमारे यहाँ की स्टेट्स कुछ तो टर्म्स, अगर पॉपुलेशन की बात करूँ, इतनी ज्यादा बड़ी है कि यूरोप की कंट्री फेल हो जाती है उसके आगे। उत्तर प्रदेश रशिया से भी बड़ी है, ठीक है। यहाँ पॉपुलेशन की बात आ जाएगी। महाराष्ट्र करीबन जर्मनी जितनी बड़ी है, जबकि जर्मनी अपने आप में कंट्री है और महाराष्ट्र हमारी कंट्री का एक हिस्सा है। और ये जो स्टेट्स हैं ये अंदर में अपने ही आप में बहुत ज्यादा ही डाइवर्स हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। सो देयर इज दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स। इस वजह से इनकी डाइवर्सिटी को देखते हुए हमें जरूरत है कि हम स्टेट के अंदर भी पावर को शेयर करें। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसी के लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक लेवल बना दिया है। This is the rationale for decentralization of power, thus resulted a third tier of government called local government। और इस गवर्नमेंट को हम थर्ड टीयर कहेंगे, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। दरअसल डिसेंट्रलाइजेशन अगर आपसे कोई पूछे, समझा तो मैंने दिया, लेकिन अगर कोई आपसे एक डेफिनेशन मांगे तो आप क्या बोलोगे कि व्हेन power is taken away from the central and state governments, जो कि यहाँ पर भी लिखा है, to local government, it is called decentralization। so आपसे कोई पूछे what do you mean by decentralization, तो आप ये लिख सकते हो, जब केंद्र और राज्य सरकार से पावर लेके लोकल जगह पे दे दी जाए, दूसरों को दे दी जाए, बांट दी जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया डिसेंट्रलाइजेशन करने का क्या है, दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों की मुद्दे होते हैं जो कि हम लोकल लेवल पे ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो लोकल लोग रह रहे हैं उस एरिया में उनको ज्यादा बेटर नॉलेज होती है प्रॉब्लम्स की। अब हमारे मान लीजिए कोई स्टेट में हमारे सीएम है, ठीक है, हमारे जो सीएम है उनको इतना अच्छे से तो नहीं पता होगा ना कि हमारे स्टेट के किसी छोटे से गांव में एक्चुअल लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से, और तो और अगर हम लोकल लोगों को लेते हैं तो इससे एक फायदा ये भी रहता है हमारा कि जो लोग हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि वहाँ के जो लोकल पीपल है उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ में उनको पैसा खर्च करना है। इसके अलावा लोकल लेवल पे अगर सरकार बनती है तो जो लोग हैं वहाँ के, उनका डायरेक्टली पार्टिसिपेशन भी होता है डिसीजन मेकिंग में। और यहाँ एक चीज़ हमें फिर देखने को मिलती है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, है ना। जब लोग खुद आगे आके इलेक्शंस में और डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेंगे, लोकल पीपल लेंगे, एकदम ग्राउंड लेवल पे लेंगे, तो ये फिर हमारी डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत होता है हमारी डेमोक्रेसी का। उसको क्या बोलते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, नाम याद रखिएगा। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है ना, उसको माना था, संविधान में भी है। Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of villages and towns. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, तभी सेंटर से कुछ पावर स्टेट को दे दी गई थी। लेकिन टाइम के अनुसार आगे आते हुए बहुत सारे लेवल्स पे इन पावर्स को और भी डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करी, गांव कस्बे तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। देखिए क्या होता था, पंचायत होती थी जो विलेजेस में एंड म्यूनिसिपैलिटीज में, अर्बन एरिया की। तो यहाँ पर क्या होता था, ये स्टेट के द्वारा बनाई जाती थी, और इन पंचायत्स पे और म्यूनिसिपैलिटीज पे जो अर्बन एरिया की, डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता था? तो वही सरकार का होता था, राज्य सरकार का होता था। एंड यहाँ पर जो इलेक्शंस होते थे इन लोकल गवर्नमेंट का, वो रेगुलरली नहीं होते थे। एंड जो ये लोकल गवर्नमेंट है, इसके पास कोई पावर भी नहीं होती थी, कोई रिसोर्स भी नहीं होता था अपने खुद का। ऐसा पहले होता था, बात सुनिएगा ढंग से। सो यहाँ पर हम देखें तो बहुत कम ही डिसेंट्रलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टर्म्स में नहीं है। सो 1992 के अंदर एक मेजर स्टेप लिया गया था डिसेंट्रलाइजेशन को देखते हुए, एंड यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, और थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी को लेके आया, जिससे जिसे हम आज के टाइम पे अभी देखते हैं। अब आप में से बहुत लोगों को अमेंडमेंट ना पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हमारा संविधान लिखा था, लेकिन वो कब लिखा गया है? बहुत पुराना। तो हमारा संविधान में कुछ इस प्रकार से उसको बनाया गया है कि जब चाहे समय के अनुसार हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, मतलब कुछ सुधार कर सकते हैं, कुछ एक्ट्स हैं अगर हमको चेंज करने हैं तो हम उन्हें कर सकते हैं, और इसी को हम क्या कहेंगे? अमेंडमेंट। तो 1992 में एक अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट को ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ ये क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी हो गया। अभी पहले क्या था? देखो, पहले स्टेट इलेक्शन तो करवा रही है, लेकिन वो इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे नहीं होते थे ना। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया, थर्ड टीयर में आ गया, तो अब तो भाई मैंडेटरी हो गया कि रेगुलर इलेक्शंस होंगे लोकल गवर्नमेंट के। ठीक है, चलो बजाओ ताली, हो गया ना आपका काम। अब सीट्स भी रिजर्व कर दी थी इलेक्टेड बॉडीज के लिए। जैसे कि आपने देखा है हर जगह आरक्षण यानी रिजर्वेशन होता है, तो वैसे यहाँ पर भी लोकल गवर्नमेंट में भी सीट को हमने रिजर्व करा था। Executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes सबकी सीट रिजर्व थी। इसके अलावा वन थर्ड जितनी भी मान लो सीट्स होंगी, उसका एक तिहाई हिस्सा औरतों के लिए, वुमेन के लिए था। ठीक है, an independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct panchayat and municipal elections. एक बात आप थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है तो क्या ये स्टेट के चुनाव करवाता है? ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन। वेयरएस जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इंडिया का होता है, वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, ये सारे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को। देखो, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं आया था ना 1992 में, उससे पहले कोई भी मतलब जो रिसोर्सेज है ना वो नहीं मिल पाते थे इनको। मतलब स्टेट की मर्जी थी, मिल रहे हैं तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब क्या हो गया? मैंडेटरी हो गया। तो स्टेट कुछ कुछ अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ बांटता है, लेकिन ये डिपेंड करता है शेयरिंग स्टेट टू स्टेट, कौन स्टेट की कैसी अपनी पॉलिसीज है उसके अनुसार। ठीक, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, इनको अगर हम देखें तो किस नाम से जाना जाता है? पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। हर एक गांव के अंदर एक ग्रुप भी होता है विलेजेस का। कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। यहाँ एक काउंसिल होता है, जिस काउंसिल के अंदर बहुत सारे वार्ड्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं, जिनको हम पंच कहते हैं, कहीं प्रेसिडेंट कहते हैं, या फिर कहीं सरपंच भी कहते हैं। इनको किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? इनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। उस वार्ड में रहने वाली जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो इनको डायरेक्ट इलेक्ट करती है। और
ये लोग क्या होते हैं, ये ही डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पूरे गांव के लिए, ठीक है। वहां के पंच, सरपंच एंड जो पंचायत होती है ना, वो वर्क करती है अपना किसके सुपरविजन में, ग्राम सभा के अंडर में करती है, ठीक है। एंड ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। जितने भी लोग हैं जो भी वोटिंग कर सकते हैं, जो वोटर्स हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। नाउ it has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat. तो भाई जरूरी है कि साल में 2 या 3 बार आपको मिलना है एनुअल बजट बनाने के लिए। बजट किस चीज का, कि भाई हमें गांव में सड़कें बनानी है, गांव में हमें कोई भी मान लो नल लगवाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनवाना है, कोई भी फैसिलिटी, कोई भी मतलब हमें पैसा खर्च करना है, तो उसका एक एनुअल बजट बनाने के लिए जो ग्राम पंचायत है वो मिलती है। और वो देखती भी है कि ये जो ग्राम पंचायत है उसकी कैसी परफॉर्मेंस है। जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल है, एंड a few ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति। अब एक और चीज आ गई, अभी तक अपने ग्राम पंचायत पढ़ लिया, गांव में रहता है। अब जब हम ग्राम पंचायतों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, पंचायत समिति बोल लो, मैं मार्क कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ, पंचायत समिति बोल लीजिए, या फिर ब्लॉक बोल लीजिए, या फिर मंडल बोल दीजिए। ये किसका ग्रुप होता है, तो ये ग्राम पंचायत का ग्रुप होता है, ठीक है। आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा, ये यहाँ पर डेफिनेशन है। A few gram panchayats are grouped together to form what is usually called a gram पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल, ठीक है। और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज होती हैं, इनको इलेक्ट किया जाता है सारी ही पंचायत मेंबर्स के द्वारा, जो भी उस एरिया की होती हैं, ठीक है। All the panchayat samitis or mandals in a district together constitute the जिला परिषद। अब देखो आपने, देखो पहले सबसे पहले क्या पढ़ लिया, ग्राम पंचायत पढ़ लिया, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ग्राम समिति या मंडल बोल लो या फिर ब्लॉक बोल लो। अब इन ब्लॉक्स को मिलाकर भी एक जिले के अंदर क्या बनता है, जिला परिषद। जिला हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, तो वही जिला परिषद बनता है, ये उससे एक ऊपर लेवल होता है। देखिए ज्यादातर जो मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के वो इलेक्टेड होते हैं। कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं, लोकसभा के मेंबर्स हो सकते हैं, एमएलएज हो सकते हैं। एमएलएज का फुल फॉर्म आपको पता होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज उस डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। या फिर कुछ अदर ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज के। जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होगा वो पॉलिटिकल हेड भी होगा जिला परिषद का। Similarly, local government bodies exist for urban areas as well. ये तो हमने गांव की बात करी, पहले ग्राम पंचायत हो गई, देन उसके बाद हमारी पंचायत समिति हो गई जिसको ब्लॉक या मंडल भी कहते हैं, और उसके ऊपर हमारा क्या आ गया, जिला, जिला परिषद आ गया। अब देखिए उसी प्रकार से सेम शहरों में भी होगा, अर्बन एरियाज में भी होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं। बिग सिटीज में क्या होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होगा। और बोथ म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कंट्रोल किया जाता है इलेक्टेड बॉडीज के द्वारा, जिसमें पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन एक पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी का, और एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो हेड होता है वो उसको मेयर कहते हैं, याद रखिएगा। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है म्यूनिसिपैलिटी में, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो थोड़े बड़े स्तर का होता है वहां पर होता है मेयर। यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, तो आप क्या बोलना चाहोगे, क्या एफर्ट्स रहे डिसेंट्रलाइजेशन के इन इंडिया, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। नहीं समझ में आते तो मैं एक आपको शॉर्ट वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर, जैसे कि मैंने बाकी चीज़ों के ऊपर बना रखी है। साइड में आपकी बुक में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, है ना, कार्टून्स हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो मैं इसका भी वीडियो शॉर्ट में बना दूंगी, बताइएगा मुझे। देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ब्राजील के अंदर। ब्राजील की एक सिटी पोर्टो एल्जीरी
अल्जीरी ही इसको बोलेंगे, और अब यह पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ठीक है। तो वहां पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट किया गया था जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन के साथ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का यूज किया गया था। सिटी के अंदर जो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस थे जो ऑपरेट कर रहे थे म्यूनिसिपल काउंसिल्स के साथ साथ, उनको यूज किया गया था, ठीक है। जहां पर उन्होंने लोकल इनहैबिटेंट्स को इतनी पावर दी थी कि वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं सिटी के लिए अपनी। वहां पर करीबन 13 लाख जो पीपल थे सिटी के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था बजट में, बजट बनाने के लिए सिटी का। एंड इस सिटी को काफी सारे सेक्टर्स में डिवाइड किया गया था जिसको हम भी वार्ड्स कहते हैं, और हर एक सेक्टर की मीटिंग होती थी, जैसे कि हमारे यहाँ ग्राम सभा होती है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो उस एरिया में रहता है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी मीटिंग्स होती थी, बहुत तरह तरह के इश्यूज को डिस्कस करने के लिए जो भी सिटी से जुड़े थे। मान लीजिए सिटी में पानी की व्यवस्था, सफाई, हॉस्पिटल, स्कूल, इस तरह की कोई भी सिटीजन जो सिटी का है वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन मीटिंग्स में। बजट जो था सिटी का वो भी डिस्कस किया जाता था इन मीटिंग्स में। ये जो प्रपोजल्स थे आर पुट टू द म्यूनिसिपैलिटी दैट टेक्स अ फाइनल डिसीजन अबाउट इट, और सारे ही प्रपोजल्स को फिर म्यूनिसिपैलिटी के पास लेके जाते थे जो आखिर में अपना आखिरी अंतिम निर्णय देती थी। करीबन 20,000 जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज में हर साल। एंड दिस मेथड हैज ensured that money cannot be spent only for the benefit of the colonies where rich people live. Buses now run to the poor colonies and builders cannot evict slum dwellers without resettling them. इस मेथड ने इंश्योर किया था कि जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनकी कॉलोनी के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। अब जो बसेस हैं वो जो जहाँ गरीब लोग रहते हैं उनकी कॉलोनी तक भी जानी चाहिए ताकि गरीब लोगों को भी इसका फायदा मिले। दूसरा, जब कोई बिल्डर कहीं जमीन लेता है और वहां उस जमीन पे कुछ काम करना चाहता है तो कई बार आपने देखा होगा कि जमीन पे पहले से कुछ लोग रह रहे होते हैं, है ना। कुछ गरीब लोग रह रहे होते हैं अपनी झोपड़ियों में, उनको तोड़वा देते हैं। पुरानी ऐसी बहुत सारी मूवीज बनती थी। तो अगर आप उस जमीन को खरीद रहे हो और आपको वहां के लोगों को उनके घरों को तोड़ना होता है कुछ भी, तो घर तोड़ने से पहले आपको उनको कहीं और घर देना पड़ेगा। जैसे हाल फिलहाल में अभी काशी विश्वनाथ, काशी का कॉरिडोर बना है। तो कॉरिडोर बनाने के बीच में बहुत लोगों की दुकान थी, घर थे, तो सरकार ने पहले उनको कहीं और जगह दी है, फिर जाके काशी का कॉरिडोर बनाया है। हमारी अपनी कंट्री में भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट होते हैं कुछ एरियाज में, जैसे कि केरला, जहां पर जो आम आदमी है वो पार्टिसिपेट करता है प्लान बनाने में अपनी खुद की लोकेलिटी के लिए। तो आपको क्या लगता है, आपकी सिटी में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? बताइएगा। अब देखिए, एक नया सिस्टम जो लोकल गवर्नमेंट का है वो लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी का जो कहीं भी हमने वर्ल्ड में कंडक्ट किया है। अब करीबन ये 36 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को मिला के हमारी पूरी कंट्री में। एंड ये काफी बड़ा नंबर है हमारी, मतलब बहुत सारी दूसरी कंट्री की पॉपुलेशन से भी ज्यादा बड़ा नंबर हमारे यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है लोकल गवर्नमेंट का, इसने काफी ज्यादा हेल्प किया है जिससे डीपन हुई है हमारी डेमोक्रेसी हमारी कंट्री की। क्योंकि इससे पहले जब तक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था तो कुछ स्टेट्स लोकल बॉडीज को सही रिसोर्सेज देती थी, कुछ नहीं देती थी। लेकिन जब से ये मैंडेटरी हो गया है तब से तो इनको प्रॉपर चीजें मिलती हैं। 5 साल बाद इनके चुनाव भी होते हैं। At the same time, there are many difficulties while elections are held regularly and enthusiastically. Gram Sabhas are not held regularly. देखो, इलेक्शंस तो रेगुलरली हो रहे हैं, पर जो ग्राम सभा है वो रेगुलर बेस पे नहीं लग रही है। बहुत सारी स्टेट्स ने क्या है, अपनी जो सिग्निफिकेंट पावर्स हैं वो अभी ट्रांसफर नहीं करी हैं लोकल गवर्नमेंट को, और ना ही उन्होंने एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हैं। वी आर thus still a long way from realizing the ideal of self government. इसलिए अभी भी हम थोड़ी दूरी पे हैं
और हम अभी भी पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट है। कुछ स्टेट्स को और आगे आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है और अब लोकल जो बॉडीज हैं जब तक उनके हाथ में पावर नहीं आएगी वो कैसे अपने लोकलिटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि जो लोकल इंसान होता है उसी को पता है कि मेरे एरिया में क्या कमी है, मुझे कहाँ पैसा लगाना है कहाँ नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। कोई भी अपडेट होगी, अगर कोई स्टेट कुछ चेंजेस लेके आता है तो मैं उसकी शॉर्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगी। देखिए इसके बाद जो हमारा चैप्टर होने वाला है, चैप्टर थर्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, वो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।